क्या एक इंसान पूरे देश की राजनीति बदल सकता है? ऐसा इंसान जिसने इंडिया में न्यू एज ऑफ पॉलिटिक्स की शुरुआत की, ऐसा इंसान जिसने नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन जैसे कई नेताओं को गद्दी हासिल या फिर गद्दी पर बने रहने में मदद की। वो इंसान जिसने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन खुद बनाया और नए भारत का बना पहला पॉलिटिकल कंसल्टेंट। और क्या अब राजा बनाते बनाते खुद राजा बनना चाह रहा है? और ये सब इसने किया कैसे? क्या और आखिर कौन है प्रशांत किशोर? तो प्रशांत किशोर का जन्म सासाराम के कोनार गांव में हुआ। यह बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनके फादर एक फिजिशियन थे और माँ होम मेकर। ये अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के लिए बक्सर चले गए थे और इंजीनियरिंग करने हैदराबाद। अब इसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस में जॉब करने लगे। अब इनकी ये नौकरी कैसे लगी उसका आंसर मुझे तो नहीं मिला। यूएन में इन्होंने एज पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट 8 साल तक काम किया, जिस दौरान इनकी पोस्टिंग अफ्रीका के कई देशों में हुई। अब ये अफ्रीका वाला एंगल इस कहानी में दोबारा आता है। इस यूएन के जॉब के दौरान वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया यानी भारत की आर्थिक तरक्की और भुखमरी के ऊपर एक पेपर लिखते हैं और ये पेपर उनकी जिंदगी बदल देता है। तो ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वाला पेपर तब के भारत के पीएम मनमोहन सिंह तक पहुंच जाता है। अब इस पेपर में मैल न्यूट्रिशन वर्सेस ग्रोथ का कंपैरिजन किया हुआ था कि कैसे ग्रोथ के बावजूद भारत में इतनी भुखमरी है। और इस चीज के लिए प्रशांत ने एग्जाम्पल के तौर पर बार बार गुजरात का यूज किया था कि कैसे गुजरात में इतनी ग्रोथ हुई फिर भी इतनी ज्यादा भुखमरी है। अब ये पेपर तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच जाता है और मोदी प्रशांत को कॉफी के लिए इनवाइट करते हैं और प्रशांत के एंथुजियाज्म और फ्रेश आइडियाज को सुनकर उन्हें उसी समय सीएम ऑफिस में काम करने का ऑफर भी दे देते हैं। और यहीं से प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की जर्नी शुरू हो जाती है। अब प्रशांत किशोर का गुजरात से कोई खास लेना देना नहीं था। उनकी माँ यूपी के बलिया से थी और फादर बिहार से। अब इससे पहले कि हम प्रशांत किशोर, मोदी और गुजरात के 2012 के चुनाव की बात करें, हमें एक और कैरेक्टर के बारे में पता होना जरूरी है, अमित शाह। तो जब प्रशांत गुजरात गए तब अमित शाह कहां थे? शॉर्ट आंसर तो यह है कि वो तरीब पार थे। सोहराबुद्दीन शेख वाले मर्डर केस में 2010 में अमित शाह को बेल मिली थी, लेकिन उस बेल की एक शर्त थी कि वो गुजरात में रह ही नहीं सकते। अब ये केस क्या था वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझो कि मोदी का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट और राइट हैंड अमित शाह उनके पास नहीं था और ये 2012 वाला इलेक्शन मोदी को अकेले लड़ना था और इसी गैप को फिल करने आए प्रशांत किशोर। प्रशांत का लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट का तरीका अमित शाह से बहुत अलग था। उन्होंने डेटा हेवी स्टाइल अपनाया और मीडिया परसेप्शन और कैंपेन स्ट्रैटेजी जैसी चीजें मोदी के साथ डिस्कस करने लगे। ये पहली बार था कि मोदी को कोई ऐसा एडवाइजर मिला था जो बीजेपी आरएसएस के इकोसिस्टम से अलग था और पार्टी कैडर की तरह बात नहीं करके एक प्रोफेशनल की तरह बात करता था। किशोर ने जल्दी सीएम रेसिडेंस में एक छोटा वॉर रूम बना लिया था। अब आते हैं कैंपेन पर। प्रशांत ने एक रिसर्च बेस्ड मॉडल बनाया और मोदी को विकास पुरुष के तौर पर प्रोजेक्ट करने का प्लान किया, जिसमें जोर दिया जाएगा मोदी के गुजरात मॉडल पर कि कैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रीज गुजरात में मोदी के टेन्योर में बढ़ी है और हिंदुत्व पोलराइजेशन वाले एंगल को साइड कर दिया। किशोर ने एक और काम किया। उन्होंने यंग प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियर्स, एमबीएस और पॉलिसी रिसर्चर्स हायर किए और उन्हें गांधीनगर बुला लिया और अपने वॉर रूम का हिस्सा बना लिया। यहाँ पर एक्सटेंसिवली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से डेटा और मीडिया प्लानिंग की गई। अब ये सब देखकर बीजेपी के पुराने नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कल का आया बंदा पूरी पार्टी को कैसे मैनेज कर रहा है। उन्होंने ओपनली इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशांत के ऊपर मोदी का हाथ था और मोदी को प्रशांत का स्टाइल पसंद आ गया था। अब सितंबर 2012 को मोदी ने लॉन्च की विवेकानंदा युवा विकास यात्रा, जो कि एक मैसिव रोड शो था जो कल्चर, नेशनलिज्म और डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट करता था। किशोर और उनकी टीम ने ब्रांडिंग, विजुअल्स और स्लोगन्स सबको ऐसे डिजाइन किया था कि सिर्फ एक मैसेज जाए, विकास। इस यात्रा के बाद मोदी का नाम विकास से ऐसा जुड़ा कि उनकी रेपुटेशन विकास पुरुष की हो गई। अब कैंपेन एक आदमी पर बेस करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतने बड़े राज्य में वो कैसे पहुंचेगा, वो भी लिमिटेड टाइम में इतने लोगों को छूना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका तोड़ प्रशांत ने टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाला। मोदी का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन करवाया गया
जिसके थ्रू मोदी की 3D इमेज राज्य के अलग अलग जगहों पर एक साथ चलाई गई। इससे मोदी का चेहरा तो लोगों तक पहुंचा ही, पर साथ ही मोदी का टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने वाला मैसेज भी गया, यानी वही विकास पुरुष वाले नैरेटिव को बल मिला। और मीडिया में भी इस बात का बहुत हल्ला हुआ। अब ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात वापस आने की परमिशन मिल गई। शाह ने नारायणपुरा से पर्चा भी भरा, लेकिन तब तक अमित शाह के इलेक्शन कैंपेन मैनेज करने वाले रोल को प्रशांत किशोर ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया था। और फाइनली दिसंबर में रिजल्ट्स आ गए। बीजेपी 182 सीट में से 115 सीट जीत गई, जिससे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बन गए गुजरात के मुख्यमंत्री, जो किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। इस कैंपेन से प्रशांत किशोर ने अपने लिए भारतीय राजनीति में जगह बना ली थी और इस रोल को कहा जाने लगा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। 3D रैलीज, वॉर रूम्स, मैसेज डिसिप्लिन जैसे कॉन्सेप्ट्स काफी रेवोल्यूशनरी साबित हुए और प्रशांत का टास्क 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। लेकिन अब एक इतना बड़ा रास्ता खुल गया था कि नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर के पास पूरे भारत पर राज करने का मौका था। अब मोदी ने गुजरात चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज करते ही अपने आप को नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। और फाइनली जून 2013 की बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को बीजेपी के 2014 चुनाव के कैंपेन का हेड बना दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। अब इस सब में प्रशांत किशोर ने गुजरात में मोदी के लिए जो काम किया था उसे फॉर्मली करने का प्लान बना लिया और बनाई CAG यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसमें 700 से ज्यादा वॉलंटियर्स जोड़ लिए और IITs, IIMs, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़े लोगों को इसमें ज्वाइन करवाया और गांधीनगर और दिल्ली दोनों में वॉर रूम्स बना लिए। और देखते देखते दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन में देश की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज का कैंपेन मोदी और किशोर के हाथों में आ गया और सितंबर 2023 में बीजेपी ने मोदी को ऑफिशियली PM कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। अब प्रशांत किशोर की CAG भी नरेंद्र मोदी को नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगी। इस दौरान प्रशांत के पास मोदी का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस था, जिससे फिर से वही गुजरात वाली प्रॉब्लम, पुराने बीजेपी लीडर्स इनसिक्योर होने लगे, लेकिन प्रशांत का फ्री हैंड चलता रहा। सबसे पहला नेशनल कैंपेन जो प्रशांत के CAG ने लॉन्च किया वो था रन फॉर यूनिटी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए देश भर में मैराथन जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। लेकिन इसका इनडायरेक्ट एम था सरदार वल्लभ भाई पटेल को मोदी से जोड़ना और मोदी को पटेल के सक्सेसर के तौर पर प्रोजेक्ट करना। इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा। फिर दूसरा कैंपेन हुआ चाय पर चर्चा, जिसमें मोदी के चाय वाला होने यानी एक हम्बल बैकग्राउंड से आने को बहुत प्रमोट किया गया। साथ ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मोदी ने कई लोगों से चाय पीते पीते बातें की। ये इवेंट भी बढ़िया चला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रशांत ने बहुत इफेक्टिवली यूज की वो थी सोशल मीडिया, जिसमें मोदी के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स को पूरी तरह से रिवैम्प कर दिया। क्यूरेटेड मीम्स, स्लोगन्स और इन्फोग्राफिक्स डाले गए और एंगेजमेंट आसमान छूने लगा। अब एक तरफ CAG मोदी को ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी और RSS अपना ऑर्गेनाइजेशनल माइट यूज करके अपना कैंपेन चला रही थी। ये सब में फिर से सवाल उठता है कि अमित शाह कहाँ थे? तो मोदी ने अमित शाह को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीट्स थी, उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी दे दी थी, जिसकी वजह से कम ओपनली प्रशांत और अमित शाह के बीच कोई टकराव देखने को नहीं मिला। CAG के हिसाब से इस पूरे कैंपेन के 4 मेन पिलर्स थे: डेवलपमेंट, यूथ एस्पिरेशंस, एंटी करप्शन एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अब प्रशांत ने एक और नैरेटिव बहुत अच्छे से मार्केट किया जब मणिशंकर अय्यर ने मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो कांग्रेस मीटिंग में चाय बेचने के लायक। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए जगह बना रखते हैं। तो इस बात को प्रशांत ने मोदी के हम्बल बैकग्राउंड से जोड़ दिया और उन्हें एक आम आदमी के तौर पर
एस्टैब्लिश कर दिया, जिससे ये इंसल्ट मोदी के बहुत काम आई। और ऐसे ही करते करते मोदी के फियर्स कैंपेनिंग, जिसमें उन्होंने बेतहाशा रैलीज की, 16 मई 2014 को उसका रिजल्ट आ गया। बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 282 सीट्स लाकर इतिहास बना दिया। अच्छे दिन ऐसा 30 साल में पहली बार हुआ था कि कोई एक पार्टी फुल मेजोरिटी में आ जाए। मोदी के कैंपेन को ओबामा मूवमेंट ऑफ इंडिया कहा गया और किशोर और उनकी सीएजी इस पूरे मूवमेंट में लीथल वेपन साबित हुई। अब इतनी ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशांत किशोर पीएमओ में एक फॉर्मल पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई कम्युनिकेशंस या फिर स्ट्रैटेजी का एडवाइजरी रोल। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता ऐसा होने देना नहीं चाहते थे, खासकर तब जब अमित शाह को जुलाई 2014 में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। और धीरे धीरे ऐसे ही पीके की मोदी से दूरी बढ़ती चली गई, या कह सकते हो बढ़वाई गई। और नए पार्टी प्रेसिडेंट का पीके के प्रति भाव देखते हुए बाकी नेता भी इशारा समझ गए थे। बीजेपी के नेता पीके को एक वेंडर के तौर पर देखने लगे, जिसने काम तो बढ़िया किया लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बीजेपी इंसाइडर ने कहा कि पीके कैंपेन के दौरान बीजेपी से बड़े बनने लग गए थे और ये बीजेपी को कतई बर्दाश्त नहीं है। प्रशांत किशोर का बीजेपी आईटी सेल, सोशल मीडिया विंग, ये सबसे नाता घटता चला गया और 2014 खत्म होते होते पीके ने अपना रास्ता अलग करने का फैसला कर लिया था। बीजेपी से साइडलाइन होने के बाद जेडीयू के नेता पवन वर्मा ने पीके को एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसा इंसान जो प्रशांत को उसका टास्क 3 देने वाला था और बीजेपी से इतर उनके करियर की पहली सीढ़ी बनता, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने मोदी के पीएम नॉमिनेशन बनते ही अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया। नहीं, हम लोगों ने कोई फैसला जल्दीबाजी में नहीं लिया है और जो हालात और बीजेपी के साथ अपना 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जेडीयू सिर्फ 2 सीट जीत पाई और यही देखते हुए जून 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बनाई महागठबंधन और स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर प्रशांत किशोर को चुना, क्योंकि वो बीजेपी के रग रग से वाकिफ थे और ब्रांड मोदी को काउंटर करने का फॉर्मूला भी वही बना सकते थे। और जहां तक प्रशांत का सवाल था, ये उनके लिए भी बीजेपी से बदला लेने का एक अच्छा मौका था। और बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, I believed from the very beginning that Nitish Kumar was a wholesome product to sell. He had performance, credibility, a sober personality, and a formidable reputation as an administrator. If anything was missing, it was that he wasn't being regarded as a heavyweight politician. So the first step was to position him as a politician. अब पीके का इस चुनाव में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, नीतीश और लालू के बीच एक ब्रिज के तौर पर काम करना और दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना। तो फाइनली पीके ने जून 2015 में नीतीश की टीम ज्वाइन कर ली और नीतीश कुमार के घर पर रहने लगे। लेकिन टाइम ज्यादा नहीं था। पीके के हाथ में ये मौका इलेक्शन के कुछ ही महीनों पहले आया था और प्रशांत को सीएजी को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करने का ये एक सही मौका लगा और उन्होंने बनाई IPAC, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसका सोल पर्पस था पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को इलेक्शन जिताने में मदद करना। अब बिहार में पीके के पास बीजेपी जितना अंधा बजट तो था नहीं, तो कम पैसों में सारा काम निकालना था। तो उन्होंने 5000 साइकिल्स निकलवा दी और पूरे बिहार में छोड़ दी, जिसमें वॉलंटियर्स बिहार के कोने कोने में जाकर एक चिट्ठी बांट रहे थे। इसे कहा गया पर्चा पे चर्चा। अब इस चिट्ठी में नीतीश कुमार और उनकी सरकार के अचीवमेंट्स लिखे हुए थे और नीचे नीतीश का साइन भी था। इन लेटर्स के नीचे एक फोन नंबर भी था, जिसमें मिस कॉल देने पर एक कॉल बैक आता, जिसमें नीतीश कुमार की आवाज में एक मैसेज होता था, जिसमें वो वोटर्स को महागठबंधन को वोट करने की अपील करते हैं। ये एक बहुत पर्सनलाइज्ड मैसेज साबित हुआ और ग्राउंड रीच आउट के लिए हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें बहुत कैलकुलेटेड मैसेजेस डाले जाते। इन वॉलंटियर्स के काम को एक स्लोगन भी दे दिया गया, एक कार्यकर्ता 10 दस्तक, एक संदेश हर घर तक। अब जैसे चाय वाले इंसल्ट को पीके ने मोदी के लिए हीरो कैंपेन बना दिया था, ऐसा ही कुछ बिहार में भी हो गया। लेकिन इस बार मौका दिया मोदी ने,
तो इस वीडियो को बनाने में हमने कई AI टूल्स का यूज किया है, जैसे इमेज जनरेशन और आर्टिकल्स और वीडियोस ढूंढने में। और अगर आप भी ये स्किल्स अपने करियर को इंप्रूव करने में यूज करना चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ एक एक्सक्लूसिव 2-डे लाइव AI ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो हो रहा है इस वीकेंड सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। नॉर्मली इसकी कीमत 10,000 रुपए होती है, लेकिन आप इसे अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है आउटस्किल, दुनिया का पहला AI फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड के टॉप AI फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स। इस 16 घंटे के इंटरैक्टिव ट्रेनिंग में आप सीखोगे अपना पर्सनल AI टूल किट बनाना, 10+ ऐसे टूल्स के साथ जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज को बदल रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मास्टरी ताकि आप AI से वही काम करवा सको जो आप चाहते हो, डेटा एनालाइज करना और रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना बिना एक भी लाइन कोड लिखे, प्रेजेंटेशन, इमेजेस और वीडियोस प्रोफेशनल क्वालिटी में बनाना, वो भी सिर्फ मिनट्स में, और अपने लिए AI एजेंट्स और टूल्स डेवलप करना जो आपको एक अलग एज देगा। सीट्स लेकिन लिमिटेड है, तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अपना सीट सिक्योर कर लेना। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहां आपको बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलिए हमारी कहानी पर लौटते हैं। मोदी ने मुजफ्फरपुर की एक रैली में कहा कि नीतीश के DNA में कोई प्रॉब्लम है, शायद DNA में ही कोई गड़बड़ है। वो NDA के साथ की गई गद्दारी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन PK ने इस बात को पकड़ लिया और मोदी के इस बयान को पूरे बिहार के लिए एक इंसल्ट बताया कि कैसे मोदी ने बिहारी DNA को खराब बताया है, और एक DNA कैंपेन चला दिया जिसमें बिहार के लोगों के बाल और नाखून के सैंपल्स PM ऑफिस भेजे गए। इस इलेक्शन में एक स्लोगन भी बहुत चला, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब यही नीतीश की डेवलपमेंट वाली इमेज और लालू का जाति वाला बेस इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन बना कि वही भाजपा जो कुछ ही महीनों पहले लोकसभा इलेक्शन में क्लीन स्वीप करके गई थी, वो बिहार सरकार से बाहर हो गई और महागठबंधन की 243 सीट्स में से 178 सीट्स आ गई। वहां दूसरी तरफ बीजेपी की सिर्फ 53। प्रशांत किशोर का कद आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि ये हैट्रिक था। भारत के नेताओं को एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उनके इलेक्शन जीतने का डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता था। ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब नीतीश कुमार वो बीजेपी वाली गलती दोहराना नहीं चाहते थे। उन्होंने PK को कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक वाली एडवाइजरी रोल दे दी, लेकिन सरकार सिर्फ CM से नहीं चलती है। वहां की ब्यूरोक्रेसी और नेता दोनों PK को एक आउटसाइडर के तौर पर देखते थे। अब बिहार के बाद PK को एक बहुत अनकॉमन जगह से एक ऑफर आता है, अफ्रीका से। अब याद करो, मैंने कहा था UN के टाइम PK अफ्रीका में थे, तो वहीं से उनके ये कनेक्शंस थे। तो तंजानिया की रूलिंग पार्टी CCM के तरफ से स्ट्रेटेजिक एडवाइस देने का ऑफर आया। IPAC की एक टीम को तंजानिया में स्टेशन कर दिया गया और CCM जीत भी गई। PK की रेपुटेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, बिहार से लेके तंजानिया तक। तो कांग्रेस के वेटरन लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे। पिछले 2 इलेक्शन वो बुरी तरह से हारे थे और इस बार उन्होंने PK को कांटेक्ट किया ताकि वो अकाली बीजेपी कॉम्बिनेशन का तोड़ निकाल सके। किशोर इस टास्क के लिए अपनी टीम के साथ पंजाब शिफ्ट हो गए और अमरिंदर सिंह के लिए कैंपेन इंजीनियर करना स्टार्ट कर दिया। इनकी ब्रांडिंग होनी थी एज पंजाब द कैप्टन, और उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए लॉन्च किए कॉफी विद कैप्टन और बनाई कैप्टन्स ग्रीवियंस कमेटी, जिसके थ्रू लोकल कप्तान्स यानी हेड वॉलंटियर्स हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रशांत की ये गिमिकी तरीके पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने काम जारी रखा। कैप्टन जब पंजाबी NRIs को रिझाने के लिए कनाडा एक लंबे ट्रिप पर जा रहे थे तो PK ने मना कर दिया और कैप्टन को वापस जल्दी आना पड़ा, क्योंकि कैंपेनिंग का समय बहुत कीमती होता है। और इन सभी हिकअप्स के बावजूद पंजाब में कांग्रेस जीत जाती है और 117 में से 77 सीट्स आ गए। कांग्रेस की ये मोदी एरा की पहली सिंगल हैंडेड विक्ट्री थी। और इसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने खुद कहा भी कि किशोर्स टीम वाज एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू द विक्ट्री, और कैप्टन ने ही राहुल गांधी को कहा कि वो PK को यूपी चुनाव के लिए ले ले। अब यूपी के 2017 के विधानसभा चुनाव आ गए थे और प्रशांत को इस बार कांग्रेस की मदद करनी थी। उन्होंने कांग्रेस को ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम्स का कोलेशन रीबिल्ड करने का रोड मैप दिया और नारा दिया 27 साल यूपी बेहाल। राहुल गांधी को पद यात्रा, किसानों के साथ इंटरेक्शन, मंदिर जाना, ये सब करने को कहा ताकि उनकी वो अलूफ इमेज थोड़ी चेंज हो। कई लोन वेवर फॉर्म्स बंटवाए। अब इसी बीच PK ने गलत पासा चल दिया। कानपुर में सीक्रेटली कांग्रेस ब्राह्मण कॉन्क्लेव चलवाया अपर कास्ट वोटर्स को रिझाने के लिए, लेकिन ये बात लीक हो गई। अब इससे अपर कास्ट वोटर्स तो क्या ही जुड़े, लेकिन मुस्लिम्स और दलित्स नाराज जरूर हो गए
और फिर से वही ओल्ड वर्सेस न्यू वाला टसल भी था। पीके के नए तरीके कांग्रेस के पुराने नेताओं को पसंद नहीं आ रहे थे। अब पीके ने कांग्रेस को एक सीएम फेज भी अनाउंस करने का सजेशन दिया और हाईकमांड ने दिल्ली की फॉर्मर सीएम शीला दीक्षित का नाम आगे कर दिया। आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। लेकिन पीके ने इसका अपोज किया क्योंकि दीक्षित ने एंटी यूपी बिहार कमेंट्स पहले पास किए हुए थे। लेकिन हाईकमांड ने पीके की बात को नजरअंदाज करते हुए नाम अनाउंस कर दिया। स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट को भी लेके पीके की अलग ओपिनियन थी, मगर हाईकमांड ने राज बब्बर को स्टेट हेड बना दिया। लेकिन पार्टी ने राज बब्बर को इस जिम्मेदारी देने का फैसला किया। अब मोदी, नीतीश और कैप्टन के साथ पीके का कोऑर्डिनेशन जबरदस्त था, लेकिन दीक्षित उन्होंने पीके से डिस्टेंस बना ली और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे कांग्रेस की जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया कि अलायंस होगा और अलायंस होगा सरकार बनाने की, जिससे सारी की सारी मैसेजिंग गड़बड़ हो गई। कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गई और एक जॉइंट कैंपेन चलाया गया यूपी के लड़के। लेकिन इस सब में बीजेपी और मोदी दोनों का हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट का मुद्दा छा गया और जब रिजल्ट्स आए तो कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कांग्रेस के 403 में से 7 सीट आए और बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की। इसके बाद वही ब्लेम गेम शुरू। एक कांग्रेस नेता ने तो पोस्टर लगवाए कि जो पीके को ढूंढ के लाएगा उसको 5 लाख रुपए देंगे। Poster was put up at the party office in the state capital of Lucknow, pointing a very large finger. Find Prashant Kishore, the Congress strategist. कांग्रेस ने पीके को डिफेंड किया और पीके ने बाद में इस हार के बारे में पूछने पर कहा, I had overestimated my freedom within Congress and misjudged the party's dynamics. और कहा, you cannot repair 27 years of damage in a few months. लेकिन इस चीज से ये तो तय हो गया कि पीके की वो इनविंसिबल वाली जो इमेज थी वो खराब हो गई। अब 2017 के हार के बाद पीके लाइमलाइट से थोड़े दूर हो गए, लेकिन सडनली सितंबर 2018 में उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने ऑफिशियली जेडीयू ज्वाइन कर ली, वही जेडीयू जिसको जिताने में उन्होंने 2015 में हेल्प की थी। इस तरीके से प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल कराया गया। आप देखिए कि लेकिन एक मेन अंतर था, अब नीतीश फिर से बीजेपी के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन पीके और नीतीश का बीच का रैपो वैसा ही था, जिसकी वजह से 1 महीने बाद ही नीतीश ने पीके को पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। यानी पीके अब पार्टी के नंबर 2 आदमी बन गए थे। हो सकता है नीतीश पीके को एक बड़े पॉलिटिकल रोल के लिए तैयार कर रहे हो, लेकिन 2019 खत्म होते होते मामला गड़बड़ाने लगा और इसका सबसे बड़ा मुद्दा बना CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पीके के हिसाब से ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी था, लेकिन जब आप उसको एनआरसी से जोड़ देते हैं तब वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है और इसका पूरा विरोध किया। लेकिन नीतीश ने ऐसा नहीं किया और बीजेपी का साथ दिया। इस बात पर पीके ने ओपनली पार्टी के स्टैंड को चैलेंज करते हुए ट्वीट्स किए, जिसके रिस्पॉन्स में नीतीश कुमार ने कहा कि पीके को अमित शाह के कहने पर ज्वाइन करवाया गया था। आया कैसे भाई, हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन करें। जिसके बाद पीके ने और ट्वीट्स किए। फाइनली पीके को एंटी पार्टी एक्टिविटीज का हवाला देकर निकाल दिया गया। यानी पीके एज अ नेता बस 16 महीने टिक पाए और जाते जाते फिर ट्वीट किया कि गुड लक टू रिटेन द सीएम चेयर। वहां दूसरी तरफ आईपैक अपना काम कर रही थी। अब इसी बीच पीके 2019 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी YSRCP को गाइड कर रहे थे और इस कैंपेन के लिए प्रशांत और उनकी टीम को करीब 700 दिनों का टाइम मिला था, जो कि आईपैक का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट कैंपेन था। पीके की करीब 400 लोगों की टीम ने इस दौरान करीब 35 कैंपेन्स चलाए, जिसमें से 18 वर्चुअल थे और 17 ग्राउंड पर। जगन ने करीब 3600 किलोमीटर की पद यात्रा भी निकाली, जिसमें उन्होंने पूरा स्टेट कवर किया। आईपैक ने स्लोगन्स दिए, नायडू निनू नमम बाबू और बाय बाय बाबू। बाय बाय बाबू यानी नायडू को बाय बोल रहे थे और एक कैची थीम सॉन्ग भी था, रव वाली जगन कव वाली जगन। जिसका मतलब था जगन शुड कम, वी वांट जगन, जो इतना वायरल हुआ कि उस पर 22 मिलियन व्यूज आ गए। और इस सब का नतीजा हुआ कि YSRCP ने क्लीन स्वीप करते हुए 175 में से 151 सीट्स जीत ली और तीनों की तीनों लोकसभा सीट्स भी। ये टास्क आईपैक का अब तक का सबसे सक्सेसफुल कैंपेन था। पीके ने अपने आप को एक नॉन हिंदी स्टेट में भी प्रूव कर दिया था। अब 2019 के अंत में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पीके और आईपैक को
अपने 2020 के विधानसभा इलेक्शंस के लिए बुला लिया। और ये फिर से पीके के लिए बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े राइवल बीजेपी को देश की राजधानी में हरा सकते थे। अब पीके ने पहला काम जो किया वो था केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी लोगों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। पीके का मानना था कि मोदी अभी भी बहुत पॉपुलर है, स्पेशली दिल्ली जैसे समृद्ध राज्य में, और हो सकता है बीजेपी के वोटर्स आपके फेवर में वोट कर दे अगर उन्हें मोदी के खिलाफ कुछ ना बोला जाए, क्योंकि ये एक रीजनल अफेयर है और सेंटर में तो खैर बीजेपी है ही, साथ ही देश में एक नेशनलिज्म की वेव भी थी जिससे मोदी के खिलाफ बोलने को देश के खिलाफ बोलना माना जाता था। तो बिना बीजेपी के जाल में फंसे पूरा कैंपेन आपको अपने कार्यकाल में हुए काम के बेसिस पर लड़ने का सजेशन दिया और स्लोगन दिया, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। आपके नेता हर डिबेट में स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर ही बात करते और नेशनल इश्यूज के सारे क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते। लेकिन पीके की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी, किसी भी तरह के पोलराइजेशन में नहीं पड़ना है। केजरीवाल टीवी चैनल्स पर जाकर हनुमान चालीसा सुना रहे थे। श्री गुरु चरण सरोज रज। इसी बीच एक एमपी ने केजरीवाल को आतंकवादी बोल दिया। Protesting with a placard that says, and I quote, आतंक का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल। और उसका भी केजरीवाल को बहुत फायदा मिला। आज मैं ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं। और जब केंद्र सरकार ने राम मंदिर का ट्रस्ट अनाउंस किया तो उसके अगले दिन पीके ने एक के बाद एक हर चैनल में केजरीवाल के इंटरव्यूज लॉक करवा दिए, ताकि केजरीवाल का डेवलपमेंट वाला मुद्दा ही मेन बना रहे। और इस सब का शानदार फल मिला। आपने 70 में से 62 सीट्स जीतकर अपनी लार्ज विक्ट्री को रिपीट कर दिया। मैंने आजादी से लेके अब तक दिल्ली पॉलिटिक्स में जो हुआ है उसे एक वीडियो में कवर भी किया है, तो वो अगर देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब प्रशांत किशोर को अपने स्ट्रेटेजिक सर्विसेज के लिए 2021 में ममता बनर्जी यानी दीदी ने बुलाया। सीपीएम का वर्चस्व खत्म होने के बाद दीदी की टीएमसी वेस्ट बंगाल पर एक छत्र राज कर रही थी, लेकिन मोदी एरा में बीजेपी एक फॉर्मिडेबल पावर बनती जा रही थी और ये इलेक्शन दीदी के लिए जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि दीदी 2 टर्म पावर में रह चुकी थी, तो उसके एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करना बहुत जरूरी था। साथ ही सेंटर में इतनी पावरफुल बीजेपी को बंगाल एक इंपॉर्टेंट किले की तरह नजर आ गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट्स अपनी खाते में डलवा ली थी, जो कि किसी भी सेंट्रल पार्टी के लिए बंगाल में पहली बार हो रहा था। पीके और उनकी टीम दीदी के साथ 2 साल काम करती है, जिसमें मोदी और शाह को काउंटर करने के लिए नारा दिया गया, बांग्लार निजेर चाय, मतलब बंगाल को अपने लोग चाहिए, बाहरी नहीं। एक आउटरीच प्रोग्राम बनाया गया जिसे कहा गया दीदी के बोलो, और ममता बनर्जी की इमेज को रिकैलिब्रेट करने की कोशिश की। लेकिन इस सब के बीच पीके की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई, जिसमें वो ये कहते हैं, मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर। अब इस बात को बीजेपी खूब उछालती है, लेकिन पीके काउंटर करते हैं कि हिम्मत है तो पूरा क्लिप सुनाओ, क्योंकि आगे चल के मैंने कहा कि ममता बनर्जी जीतेंगी ही। और इंटरव्यूज में पीके खुलकर क्लेम करते हैं कि अगर बीजेपी ट्रिपल डिजिट्स में भी आ गई तो वो अपना सारा काम धंधा छोड़ देंगे। I cease to be that person if BJP is to cross 100। और फाइनली रिजल्ट्स आ गए और पीके की बात सच निकल गई। टीएमसी बड़ी जीत दर्ज करते हुए 213 सीट्स लाती है और बीजेपी 77 पर सिमट जाती है। अब जहां एक तरफ पीके दीदी की टीएमसी को मैनेज कर रहे थे, वहां दूसरी तरफ देश के सदर्न स्टेट तमिलनाडु में भी डीएमके को अपनी स्ट्रेटेजिक सर्विसेज दे रहे थे। आईपैक 2020 से ही डीएमके के साथ काम कर रही थी। डीएमके के लीडर्स इस बात से नाराज जरूर थे कि एक नॉर्थ इंडियन उन्हें गाइड कर रहा है, लेकिन पीके ने इसे ओवरकम किया बैक सीट लेकर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन आईपैक को आगे कर दिया। और यहाँ भी पीके का ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ। सत्ता में बैठी एआईएडीएमके हार गई और स्टालिन पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो जिस दिन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे, उसी दिन पीके ने ऐलान कर दिया कि वो अब ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वाला काम हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। वो काम जो इन्होंने 10 साल पहले मोदी के साथ गुजरात में शुरू किया था, वो पूरे देश का चक्कर लगाते हुए उसी बीजेपी को हराकर वेस्ट बंगाल में खत्म हो गया।
और कुछ टाइम बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो आगे अपने आने वाली पारी में क्या करेंगे। तो पीके को सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए कांटेक्ट किया। पीके ने एक प्रेजेंटेशन भी दी, लेकिन प्रशांत की काफी शर्तें थी, जैसे वो सिर्फ सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे और उन्हें पार्टी में स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा। कांग्रेस ने इस सब के बजाय उन्हें पार्टी ही ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया, लेकिन कांग्रेस इतनी ऑटोनॉमी देने के मूड में तो नहीं थी। पीके ने ये ऑफर मना कर दिया और इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा, आई डिक्लाइंड द जनरस ऑफर ऑफ कांग्रेस टू ज्वाइन द पार्टी। अब पीके ने मई 2022 में पटना में जन स्वराज अभियान का ऐलान कर दिया कि वो बिहार में 3500 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा करेंगे और लोगों को अपने इस अभियान से जोड़ेंगे। और ये मोमेंट पीके की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने इस अभियान का आइडियल महात्मा गांधी को माना और 2 अक्टूबर 2022 को ये यात्रा शुरू कर दी। अब उन्होंने इस अभियान के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए। बिहार के हर गांव तक अपनी बात पहुंचाना, वहां के लोगों को सोच समझकर वोट देने की अपील करना और भारत के लिए एक डेवलपमेंट का रोड मैप बनाना। किशोर इस यात्रा के दौरान हर दिन लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक चलते और उनके हिसाब से उन्होंने बिहार के 60% गांव कवर कर लिए। लोगों ने उनके इस अभियान की फंडिंग को लेकर काफी सवाल उठाए कि उनके पास इतना बड़ा अभियान चलाने के पैसे कहां से आए। और इसी सब के बीच 2 अक्टूबर 2024 को पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज अभियान को एक पार्टी का रूप दे दिया गया। इसके पहले वर्किंग प्रेसिडेंट बने रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर मनोज भारती। जन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग का सिंबल अलॉट हुआ, जो कि काफी अप्रोप्रिएट भी है क्योंकि पीके लगातार हर गांव में पढ़ाई की बात तो जरूर करते हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो बिहार में शराबबंदी जन स्वराज की सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर हटा देंगे। 1 घंटे में हट जाएगी। और भी कई क्लेम्स किए हैं, जैसे जन स्वराज सारी की सारी 243 सीट लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और ये भी कि उन्हें अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है तो वो सरकार नहीं बनाएंगे और अपनी बहुत बड़ी हार मानेंगे। लेकिन लेट 2024 में इसकी पहली परीक्षा हो गई। बिहार में 4 सीट्स पर बाई इलेक्शंस होने थे। पीके ने अपनी सिर्फ 1 महीने पुरानी पार्टी को इन 4 सीट्स पर उतार दिया, लेकिन चारों के चारों कैंडिडेट्स बुरी तरह से हार गए। यहाँ तक तो 3 की जमानत तक जब्त हो गई। अब ये माना जा सकता है कि पीके के लिए ये एक मॉक टेस्ट था 2025 के विधानसभा चुनावों का। और इन इलेक्शन से उन्हें ये तो समझ आ गया होगा कि इलेक्शन लड़ना और लड़वाना 2 अलग चीजें हैं। उनके हिसाब से इस पार्टी से लाखों लोग जुड़ चुके हैं और वो एक्टिवली कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन अब पीके और उनकी पार्टी का आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी प्रशांत किशोर की पूरी कहानी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और हम आने वाले वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।